Hello everyone. Since the last video, we have been talking about the chapter Digestion in Human Beings of class 11th. So far, in the previous video, we have been talking about the alimentary canal in the human being. The alimentary canal starts from the buccal cavity and ends at the anus. The buccal cavity leads to esophagus. In the buccal it has two parts, that are teeth and tongue. There are two sets of teeth in our lifetime, that are temporary or the permanent teeth. Then one of the most important question that was raised here was the dental formula, and the dental formula is 2123 upon 2123. Then we have already talked about the tongue. The tongue is a muscular organ which contain papillae on its surface that are important for the taste of the food. Then the buccal cavity leads to esophagus, where the food is pushed towards the stomach by the peristalsis movement. The peristalsis movement is the movement of the muscles of the esophagus that contract and expand to push the food downwards. After that, we had already talked about the stomach. Now, in this video, we will talk about the small intestine, the large intestine, and the associated glands. The small intestine is distinguishable into three regions. तो जो small intestine है उसके तीन regions है, तीन areas हैं. सबसे पहला कौन सा है? ड्यूडेनम, दूसरा है जेजेनम और तीसरा है इलियम. A C-shaped duodenum, a large coiled middle portion jejunum and the highly coiled ileum. तो जो स्टमक है, स्टमक किस चीज़ के अंदर ओपन होगा? ड्यूडेनम के अंदर एंटर होगा. और ड्यूडेनम क्या है? एक सी शेप्ड का स्ट्रक्चर है, एक एरिया है. ड्यूडेनम के बाद कौन सा एरिया आएगा? जो मिडल वाला एरिया है, दैट इज जेजेनम. और जेजेनम के बाद क्या आएगा? इलियम, जो कि लास्ट वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पायरोलिक स्फिंक्टर. तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये कि जब भी ये जो एलिमेंट्री कैनाल एक जगह से दूसरी जगह पास होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई मस्कुलर स्फिंक्टर ज़रूर प्रेजेंट होता है उसकी ओपनिंग को दूसरे वाले के अंदर ओपनिंग करवाने के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने स्टमक की बात करी थी तो स्टमक में कौन सा क्या आता है? ईसोफेगस, जो कि स्टमक में ओपन होता है. पर जहाँ पे ये जो ईसोफेगस ख़त्म होता है और स्टमक शुरू होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था जिसको हमने क्या बोला था? गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल स्फिंक्टर बोला था हमने. वैसे ही यहाँ पे भी जब स्टमक ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगा तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगी और इस स्फिंक्टर का क्या नाम है? पायरोलिक स्फिंक्टर. तो बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ईसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन होता है तो वहाँ पे कौन सी स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, तो आपको बतानी है वहाँ पे. और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा तो वहाँ पे कौन सी स्फिंक्टर प्रेजेंट होगी. तो सही आंसर क्या होगा? पायरोलिक स्फिंक्टर. अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, दैट इज इलियम. द इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो इसका तीसरा पोर्शन था, जो लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो किसके अंदर ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होगा. इट कंसिस्ट ऑफ सीशियम, कॉलन एंड द रेक्टम. अब हम यहाँ से किसकी बात करना शुरू कर दिया है? लार्ज इंटेस्टाइन की हमने बात करनी शुरू कर दी है. तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर भी तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से हैं? पहला है सीशियम, दूसरा है कॉलन और तीसरा है रेक्टम. अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहला क्या है? कैल्शियम.
ये क्या है, एक बिल्कुल छोटा सा ब्लाइंड सेक है और इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरियाज हैं उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ह्यूमन बॉडी के साथ। व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? तो वो एसोसिएशन जिसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स साथ रहते हैं और मिलके काम करते हैं और उससे म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों का। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है कि दोनों को फ़ायदा है, मतलब दोनों साथ रहेंगे और उनके एक दूसरे की मदद करवाने की वजह से दोनों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैल्शियम है इसके अंदर क्या रह रहे हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कैल्शियम है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने की भी जगह मिल रही है और उसके साथ साथ जो खाना है वो भी मिल रहा है। तो ये तो हो गई इनके फ़ायदे की बात। अब इससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा हो रहा है कि कोई भी जो छोटी मोटी ऐसी जो डिग्रेडेबल चीज़ें हैं ये उनको और अच्छे से डिग्रेड करवाने में मदद करवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कि मतलब दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। एंड नैरो finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arise from the calcium. उसके बाद एक और प्रोजेक्शन आती है जो कि क्या है, हमारे फिंगर्स के जैसे एक प्रोजेक्शन है और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स। ये क्या है, एक वेस्टिगल ऑर्गन है और ये कहाँ से अराइज होता है, ये कैल्शियम से अराइज होता है। ये जो वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स है ये क्या है, एक टाइप का वेस्टिगल ऑर्गन है। वेस्टिगल ऑर्गन का मतलब ये कि अब हमारे पास इसका कोई यूज़ नहीं है, पर ये कहाँ से आया है, जब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन होता आ रहा है तो वैसे वैसे ये धीरे धीरे इसका भी जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता आ रहा है। मतलब इसका शायद पहले कभी यूज़ हो ह्यूमन बॉडी के अंदर, जब स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनके अंदर, पर अभी इस जो वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स है इसका कोई भी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। इसका वर्मीफॉर्म नाम ही इसे इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये क्या है, एक वर्म के जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स है ये नॉर्मली जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होगा जितने भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स कहाँ से अराइज होता है, कैल्शियम से अराइज होता है। द कैल्शियम ओपन्स इनटू द कॉलन। अब ये तो था पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज कैल्शियम। अब ये कौन सा हिस्से में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से में खुलेगा और दूसरा हिस्सा कौन सा है, कॉलन। अब कॉलन क्या है वो देखते हैं। द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये जो कॉलन है ये भी 3 हिस्सों के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट है द असेंडिंग पार्ट, दूसरा है द ट्रांसवर्स पार्ट एंड द लास्ट वन इज डिसेंडिंग पार्ट। तो कॉलन के भी 3 पार्ट हुए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन्स थ्रू द एनस। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज डिसेंडिंग पार्ट। ये डिसेंडिंग पार्ट किस चीज़ के अंदर ओपन होगा, रेक्टम के अंदर ओपन होगा। और ये जो रेक्टम है ये कौन सा पार्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका तीसरा पार्ट है। अब ये रेक्टम है ये फर्दर किस चीज़ के अंदर ओपन होगा, एनस के अंदर ओपन होगा और एनएस से ये जो जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो नॉर्मली ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर कोई ख़ास एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि जितना भी जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम था वो सारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसीलिए हमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो मेन साइट है एब्जॉर्प्शन की वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ जो हमारी बॉडी क्या करती है कि जितना कुछ जो खाना हमने खाया है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उस सारी चीज़ को वो एक्सट्रैक्ट करती है
फॉर एग्जाम्पल अनडाइजेस्टेड खाना जो बच गया है उनमें से सिर्फ क्या बॉडी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर और मिनरल ही एक्सट्रैक्ट होते हैं और फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्टमक। तो ईसोफेगस किस चीज़ के अंदर लीड करती है? स्टमक के अंदर लीड करती है। जो स्टमक का फर्स्ट पोर्शन होता है वो कौन सा है? कार्डियक, फंडस और पायरोलिक। और उसके बाद ये कौन सा है? ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा है। The walls of the alimentary canal from the esophagus to rectum possess 4 layers। तो अभी तक हमने जो जो जर्नल स्ट्रक्चर्स थे एलिमेंट्री कैनाल्स के, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस थी, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी और एनस था, उसकी हमने बात कर ली है। अब जो एलिमेंट्री जो कैनल है उसकी जो वॉल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी जो वॉल्स होंगी उनके अंदर जर्नली 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 4 लेयर्स हैं वो? पहली है सीरोसा, दूसरी है मस्क्यूलेरिया, तीसरी है सब म्यूकोजा और चौथी है म्यूकोजा। अब इन्हीं चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सीरोसा is the outermost layer and is made up of thin mesothelium। तो ये जो सिरोसा है, जो आउटरमोस्ट लेयर है ये सबसे, और ये किस चीज़ की बनी होगी? जो मीजोथीलियम होती है उससे बनी होगी, विद सम कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होंगे। तो मतलब ये सिरोसा किस चीज़ की बनी हुई? मीजोथीलियल सेल्स की बनी हुई, प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी इसके अंदर होंगे। अब है दूसरी लेयर, वो है मस्क्यूलेरिया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू अ इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये जो मस्क्यूलेरिया है ये किस चीज़ की बनी हुई? स्मूथ मसल्स की बनी हुई होगी। और कैसे अरेंज होगी? अगर ये इनर की तरफ, इनर साइड में अरेंज्ड है तो ये सर्कुलर सर्कल की फॉर्म में अरेंज होगी। वहीं अगर ये बाहर वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट है तो ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। और बहुत सारे कुछ एरिया ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर ये जो मसल है ये ऑब्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। ये जो वर्ड है ऑब्लिक, इस ऑब्लिक का मतलब होता है या तो मिथ या फिर अनट्रू फॉर्म में, मतलब जो नॉर्मल जो सही स्टेटमेंट है उसका कंप्लीट अपोजिट। तो मतलब उल्टी फॉर्म में भी ये बहुत सारे एरिया के अंदर प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। द सब म्यूकोजल लेयर, अब हम तीसरी लेयर की बात कर रहे हैं और ये कौन सी है? सब म्यूकोजल लेयर। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये जो तीसरी लेयर है ये किस चीज़ की बनी होगी? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होगी। और कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या क्या हो सकता है? और इसके पास नर्व होंगी, ब्लड होगा और लिम्फ वेसल्स भी देखने को इसके पास मिल सकती हैं। इन ड्यूडेनम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा। और जो हम ड्यूडेनम की जब हम बात करते हैं जो कि सी शेप था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो तीसरी सब म्यूकोजा लेयर है उसके अंदर। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द लूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज म्यूकोजा। अब जो सबसे जो लास्ट वाली लाइनिंग है, मतलब सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, क्योंकि हमने बिल्कुल बाहर से बताना शुरू किया था, तभी सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? म्यूकोजा। This layer forms the irregular fold ridges in the stomach and the small finger-like folding called villi in the large intestine. in the small intestine. तो अब ये जो लास्ट म्यूकोजा लेयर बची है ये क्या करेगी? इरेगुलर फोल्डिंग्स बना लेती है।
मतलब कहीं से कम कहीं से ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं है, पर फोल्ड बना लेगी थोड़े थोड़े। तो स्टमक में बना लेती है छोटे छोटे फोल्ड, और उनको हम क्या बोलते हैं? रजेस बोलते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। क्या बोलते हैं इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को? विलाई बोलते हैं। द सेल लाइनिंग, द विलाई, produces numerous microscopic projections called the microvilli, giving it a brush border appearance। और ये जो विलाई की जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगे? और बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनाएंगे। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस है तो मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के प्रोजेक्शंस होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। और उससे क्या होगा? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आएगी इनके अंदर। तो मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो म्यूकोज़ा है वो क्या है? बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि ये जो म्यूकोज़ा की जो लेयर है ये स्टमक के अंदर क्या बना लेती है? इर्रेगुलर फोल्ड बना लेती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? रजेस बोलते हैं। वहीं ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। और जो विलाई की जो सेल्स होती हैं ये फिर और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनाती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो विलाई और जो माइक्रोविलाई बन रही हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? ये डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देती हैं। These modifications increase the surface area enormously। तो ये जो माइक्रोविलाइज और ये जो विलाइज बनी हैं, इनका क्या फ़ायदा हुआ कि सरफेस एरिया को इन्होंने बढ़ा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। तो ये जो हमारी विलाई है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके पास जो कैपिलरीज हैं उनका पूरा एक नेटवर्क होता है। क्यों होता है? सो दैट कि जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो सारा जो जहाँ जहाँ भी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है सेल्स को, वहाँ तक वो चीज़ वो एनर्जी की फॉर्म में उसको पहुँचाया जा सके। और पहुँचाने के लिए कौन काम में आएगा? ब्लड काम में आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और थ्रू आउट द बॉडी रन करता है। और वहाँ पे और क्या होगा? एक लिम्फ वेसल भी होगी, जिसको हमने क्या बोला है? लैक्टियल नाम दिया है। द म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ द गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। वहीं ये जो म्यूकोजल एपिथेलियम है इसके पास क्या होंगी? गॉबलेट सेल्स भी होंगी, और वो किस चीज़ में मदद करेंगी? म्यूकस बनवाने में मदद करेगी। और म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाने का। द म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन दैट आर द क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। तो अब ये क्या है? जो म्यूकोजा है ये क्या करेगा? कुछ ग्लैंड बना लेता है स्टमक के अंदर, और उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं स्टमक के अंदर। और जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस बन रहे हैं उनके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है HCl, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा क्या है? पेप्सिन। इनके फंक्शंस हम पहले पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जो HCl है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा और जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करेगा। अब जो HCl है इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर रिलीज़ हो रहा है तो वो स्टमक को भी ख़राब कर सकता है, इसीलिए म्यूकस भी रिलीज़ होता है और वो क्या करेगा? जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा HCl से। फिर जो तीसरा था पेप्सिन, वो कब काम करता है? वो सिर्फ तभी काम करता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिले, और एसिडिक मीडियम कहाँ से मिलेगा? HCl से मिलेगा।
तो मतलब जब HCl रिलीज़ होगा तभी जाके पेप्सिन काम करेगा। और पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन जो प्रोटीन्स हैं उनको पार्शली डाइजेस्ट करवा देता है और उनको पेप्टॉन्स के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। तो ये जो म्यूकोजल लेयर है इसने क्या क्या बनाया? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाए और कुछ क्रिप्ट्स बना देता है ये जो विलाई के बीच में, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लैम्बरकिंस। All the four layers show the modifications in the different part of the alimentary canal। और ये जो चारों लेयर हैं ये क्या करेंगी? कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेती हैं अलग अलग हिस्सों के अंदर। किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के हिस्सों के अंदर। तो अब हम लोग इसी चीज़ को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं ये सारी वेन्स हैं। ऊपर ये क्या है? विलाई है। विलाई किस चीज़ से बनी है? म्यूकोजल लेयर से बनी है। उसके बाद कौन सा हिस्सा आता है? लैक्टियल्स का। लैक्टियल्स क्या थे? जो लिम्फ वेसल जो प्रेजेंट थी उसको हमने लैक्टियल बोला था। जो एक लार्ज सेंट्रल लिम्फ वेसल थी दैट इज शोन इन द येलो कलर इज लैक्टियल। उसके बाद आती हैं कैपिलरीज। तो ये जो पूरी प्रेजेंट है ये क्या है? कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर में दिख रही है ये क्या है? आर्टरी है। ब्लू वाली वेन है और बीच में बचा क्रिप्ट्स। मतलब नॉर्मली तो ये विलाइज जो प्रेजेंट थी इनके बीच में और ज़्यादा एक बड़ा सा डिप्रेशन बना लेती हैं ये, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स। और यही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लैंगरकिंस भी बोल देते हैं बहुत बार। तो अब हम लोग एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इस सेशन में पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 एरियाज थे। पहला था ड्यूडेनम, दूसरा था जेजुनम और तीसरा था इलियम। ड्यूडेनम के अंदर कौन ओपन होता है? स्टमक ओपन होता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? सी शेप्ड का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो स्टमक का जो हिस्सा ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? एक स्पिंक्टर उसको रेगुलेट करती है और उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोलिक स्पिंक्टर। दूसरा हिस्सा जो जेजुनम है वो क्या है? बीच वाला पोर्शन है। और लास्ट पोर्शन क्या है? इलियम है। ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है और किस चीज़ के अंदर ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा है कॉलिन और तीसरा है रेक्टम। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम क्या है? एक ब्लाइंड सेक है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम कॉमनली अपेंडिक्स भी बोलते हैं, वो कहाँ से अराइज होती है? कैल्शियम से अराइज होती है। अगला पार्ट है कॉलिन। तो कॉलिन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो ये जो डिसेंडिंग है ये किस चीज़ के अंदर ओपन होता है? रेक्टम के अंदर ओपन होता है। और रेक्टम कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका। मतलब ये जो कॉलन थे इसके भी फर्दर 3 पार्ट थे और इसका जो तीसरा पार्ट था वो रेक्टम के अंदर ओपन होगा। और जो रेक्टम है फिर वो किस चीज़ के अंदर ओपन होता है? एनस के अंदर ओपन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वॉल्स हैं उनके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी है? सेरोसा, मस्क्यूलेरिया, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा लेयर। ये कौन सी है? सबसे आउटर मोस्ट है। और ये कौन सी है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो सेरोसा क्या हुई? सबसे आउटर मोस्ट लेयर और मीजोथीलियम की बनी हुई होती है। उसके बाद आता है मस्क्यूलेरिया। ये किस चीज़ की बनी होगी? स्मूथ मसल्स की बनी होगी। तीसरा है सब म्यूकोजा। ये किस चीज़ का बना होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। अब जो ड्यूडेनम है उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोजा लेयर में।
और वो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। और जो चौथी और सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोजा। ये क्या बनाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो विलाई बनाती है और स्टमक के अंदर कुछ इरेगुलर फोल्ड बनाती है। अब ये जो विलाई है इसकी जो सेल्स की लाइनिंग होंगी ये फर्दर और क्या बनाएंगी, माइक्रोविलाइज बनाएंगी। और ये क्या करेंगे, इन टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाएंगे। देन इज म्यूकोजल एपिथेलियम। तो ये जो म्यूकोजल एपिथेलियम है ये क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करवाता है और म्यूकस इन टर्न क्या करेगा, लुब्रिकेशन में मदद करेगा। अब ये जो म्यूकोजल लेयर है ये हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बनाता है और कुछ क्रिप्ट्स भी, मतलब डिप्रेशंस भी बनाता है विलाई के बिल्कुल बेस में। उसके बाद एक और टर्म हमने यहाँ पढ़ी थी, वो क्या था, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या है, कैपिलरीज का या फिर जो एक सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल है उसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं विलाई के अंदर।